बच्चों, आज हम आपको जो सेकंड चैप्टर है आपका उसके बारे में बताएंगे। तो उसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक, इस तरह से ये आपके चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इसके अंतर्गत हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो कालखंड है इसके बीच का इतिहास पढ़ना है। इसके बीच का इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है कि आज से लगभग 1700 ईसा पूर्व हो गया था। ठीक, 1700 ईसा पूर्व हो गया। उसके पश्चात 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इस कालखंड को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1000 से 500 ईसा पूर्व, इस कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और 600 ईसा पूर्व यहां से और 600 ईस्वी यहां तक के कालखंड को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति जो है, ये कहने का इसके जो कारण है इसके पीछे वो ये है कि भारत में पहली नगरीय क्रांति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और द्वितीय नगरीय क्रांति जो है भारत के इतिहास में इसको माना जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय इतिहास में जो द्वितीय नगरीय क्रांति है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहीं से आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, इस 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच में, बीसी से 600 एडी के मध्य में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उसमें सबसे पहला राजनैतिक परिवर्तन। तो राजनैतिक परिवर्तन में राज्यों के स्वरूप में बदलाव आया। ऋग्वैदिक काल में शासन का जो क्षेत्र होता है, इकाई जो होती थी, उसको जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसका नाम बदल गया, इसको जनपद कहा गया। और जो द्वितीय नगरीय क्रांति है, अर्थात ये इस कालखंड में इसका नाम बदलकर महाजनपद हो गया। ठीक, अब इस महाजनपद के क्रम में जब हम आगे देखेंगे तो 16 महाजनपद मिलते हैं। इन 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो दो धर्म के ग्रंथों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों के ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है उसमें मिलता है इसका उल्लेख कि कभी 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैन धर्म के भगवती सूत्र में, जैन धर्म का जो भगवती सूत्र ग्रंथ है, इसमें इन 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक, इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद होता है मगध। आगे हमको इसी को पढ़ना है। मगध अपना विस्तार करता है, विस्तार करके साम्राज्य में बदल जाता है। ठीक, और आगे हम पढ़ेंगे इसको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक,
आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी अगला हमारा टॉपिक आएगा वो ये होगा। इस कालखंड के बीच में जो सामाजिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन उनको भी जानना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन में जो समाज था उसने पूर्व के वैदिक धर्म इसको मानना कम कर दिया, इसके सापेक्ष नए धर्मों का उदय हुआ जो जैन और बौद्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला जो वर्ण होता था वह जन्म के आधार पर होने लगा, इससे पूर्व कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। ठीक, इसके साथ ही साथ आर्थिक परिवर्तन, जो आर्थिक परिवर्तन देखेंगे उसमें ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल में व्यापार के कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि 600 ईसा पूर्व व्यापार के विस्तृत साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, ये था व्यापारिक क्षेत्रों में परिवर्तन। इस समय नदी मार्ग से व्यापार होता था, व्यापार के जो समूह होते थे उनके अगुआ को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में दूसरी बार भारतीय सभ्यता का उदय होता है। बड़े स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। चलिए, तो इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 16 महाजनपद है पहले इनको हम जान लें, क्योंकि इन्हीं के साथ ही हमको आगे मगध का उत्कर्ष पढ़ना है। मैप में भी आ जाता है कभी कभी दर्शाने के लिए। तो मान लीजिए भारत है, मानने के लिए भारत है, इसमें हम 16 महाजनपदों को दर्शाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, एक ये और एक ये, दूसरा। ठीक, ये 2 महाजनपद हो गए, तीसरा, चौथा और इसी के साथ ये 5वां महाजनपद हो गया। ठीक, तो इसका नाम है कंबोज। ये है कंबोज है। कंबोज के बाद गांधार, कंबोज के बाद गांधार। उसके बाद ये जो जनपद है वो है कुरु महाजनपद। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो दिल्ली, हरियाणा व मेरठ आदि इसी क्षेत्र में है। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारा आता है ये है पांचाल। पांचाल के बाद कौशल। ठीक, इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5 महत्वपूर्ण हमारे जनपद हो गए। उसके बाद में वज्जी, यहाँ पर आता है वज्जी। उसके बाद में ये है मल्ल महाजनपद। ठीक, ये मल्ल महाजनपद। उसके बाद में यहाँ पर इसका नाम था सूरसेन। सूरसेन महाजनपद, आधुनिक मथुरा। ठीक, आधुनिक मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद।
उसके बाद में यहाँ पर मालवा का जो क्षेत्र है वो है अवंती, अवंती महाजनपद। उसके साथ ही यहाँ पर जुड़ा हुआ चेदी महाजनपद, ठीक, चेदी महाजनपद। और चेदी महाजनपद के बाद ये है काशी, ये काशी महाजनपद हुआ करता था। और काशी महाजनपद के बाद यहां पर आता है मगध, आधुनिक बिहार छपरा वाला जो क्षेत्र है वो। उसके बाद में ये अंग महाजनपद, ठीक, अंग महाजनपद इस तरह से। और यहाँ ये राजस्थान का जो क्षेत्र है और यहाँ पर विंध्य हिमालय पर्वत के पास निचला क्षेत्र, यहाँ पर एक था, उसका नाम था अस्मक, ये था अस्मक महाजनपद, ठीक। और ये होता था यहाँ पर राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ होता था मत्स्य महाजनपद, ठीक। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर होता था वत्स, ठीक। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये आपके 16 महाजनपद का एक डायग्राम बनके तैयार हो जाता है ये। तो इसको आप भली भांति समझ लीजिए, आपके मानचित्र कार्य में ये दिया जाता है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर स्थित है, ठीक। ये जो है आधुनिक दिल्ली हरियाणा, ये कम्बोज जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का इस समय का राजौरी व हजारा, ये 2 जिले हैं पाकिस्तान में, वहां पर है। कम्बोज पेशावर में है, पेशावर जिला है। ये राजस्थान है। ये सुरसेन मथुरा का क्षेत्र है। चेदी जो है इस समय इलाहाबाद, झांसी आदि का जो क्षेत्र है। अवंती जो है वो मालवा, आधुनिक मालवा का जो क्षेत्र है वो हुआ करता था। ये आपका कर्नाटक में है। काशी, वाराणसी, मगध बिहार में छपरा, छपरा। अंग जो है वो भी बिहार में है। बिहार में यह है मुजफ्फरपुर में, ठीक। इस तरह से हमारे 16 महाजनपद का स्ट्रक्चर तैयार होता है और इनके आधुनिक जो स्वरूप है वो कहाँ पर है इसको हम देखते हैं। लेकिन हमें इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ इससे मतलब है मगध महाजनपद से, इस वाले से। तो ये मगध महाजनपद है वो कहाँ पर है, बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक। तो हमें यहाँ से एक चीज यही ध्यान रखनी है कि आगे हम इसके जो पढ़ेंगे वो मगध महाजनपद को पढ़ेंगे और उसी से आगे का मतलब रखेंगे, ठीक।